हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको गृह विज्ञान विषय में आपका अध्याय है वस्त्र निर्माण, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन। जो वस्त्र निर्माण किस तरह से किया जाता है, वस्त्र निर्माण के लिए किन किन आवश्यक पदार्थों की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। पिछले अध्याय में हमने आपको धागों के प्रकार के बारे में बताया था, धागे किस तरह के होते हैं। तो धागे के निर्माण के द्वारा ही वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो धागे निर्माण में इसमें साधारण धागा था आपका और मिश्रित धागा था। जो साधारण धागे होते हैं, एक हैरा, दो हैरा, बहुरेशीय धागा, केवल या कार धागा होता है। जो मिश्रित धागा होता है इसमें आपका स्लब धागा आता है, फ्लैक धागा आता है, रेटाइन धागा आता है, धब्बे वाला धागा आता है। इन धागों के द्वारा ही वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो कल की वीडियो में हमने धागों के प्रकार के बारे में बताया था, धागे से ही वस्त्र का निर्माण होता है। तो वस्त्र निर्माण, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, तो वस्त्र निर्माण की किन किन विधियों के द्वारा वस्त्र का निर्माण किया जाता है। वस्त्र निर्माण के लिए रेशों से निर्मित धागों का उपयोग विभिन्न विधियों से वस्त्र बुने जाते हैं। वस्त्र निर्माण के लिए न केवल धागे का उपयोग किया जाता है बल्कि इसमें रेशों का भी उपयोग किया जाता है। एक अच्छी उत्तम क्वालिटी के वस्त्र निर्माण के लिए एक अच्छे धागे का भी प्रयोग करना चाहिए, ताकि नवदा ब्रांडिंग गूंथने में बुनाई द्वारा वस्त्र का निर्माण मजबूती से हो सके। तो कॉलियर ने अपनी पुस्तक में लिखा है, फैब्रिक आर मेड ऑफ इंटरवीविंग, फैब्रिक आर मेड ऑफ इंटरवीविंग थ्रेड या यार्न मीन्स धागा। दीज यार्न द देयर टर्न आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्विस्टिंग टुगेदर लॉन्ग थिन फैब्रिक। यानी जिस ताने बांधने की प्रक्रिया के द्वारा वस्त्र का निर्माण किया जाता है, तो उसमें जो धागे होते हैं एक दूसरे के ट्विस्ट यानी एक ओवरलैप होते हुए वस्त्र का निर्माण किया जाता है। इस तरह से जो धागे होते हैं एक दूसरे से इस तरह के सटे हुए होते हैं। वस्त्र निर्माण में जिन विधियों का उपयोग किया जाता है वो विधियां हैं आपकी बिना रेशों द्वारा वस्त्र निर्माण। कहने का तात्पर्य इसमें रेशे का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बिना रेशों से कौन से वस्त्र निर्माण होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, इन्हें किस क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। रेशों द्वारा वस्त्र निर्माण, रेशों से वस्त्र का निर्माण किस तरह से होता है, और सूत द्वारा वस्त्र का निर्माण। तो इन तीनों के बारे में आपको बताएंगे। वस्त्र निर्माण का इतिहास उतना ही पुराना है जैसे कि मानव सभ्यता का है। इसी तरह अब आता है आपका बिना रेशों द्वारा वस्त्र निर्माण। बिना रेशे के वस्त्र का निर्माण किस तरह से होता है, तो इसमें पहला हम इसी को बताते हैं आपको। तो पहला आता है कागज यानी पेपर। कागज के द्वारा वस्त्र का निर्माण किस तरह से किया जाता है। कागज से वस्त्र का जो निर्माण है 1968 में कब प्रारंभ हुआ था, 1968 ईस्वी में प्रारंभ किया था। कागज वस्त्र निर्माण का रेशा नहीं है। कहने का तात्पर्य है कागज से किसी भी तरह का वस्त्र का निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन बिना रेशे की श्रेणी में कागज से भी वस्त्र बनाए जाते हैं, जो आज की भागम जिंदगी में हम इसका अधिक से अधिक प्रयोग में लेते हैं। जैसे कि जब कि शादी ब्याह होते हैं, हाथ पोंछने के लिए जो नैपकिन का उपयोग किया जाता है वो आपके कागज के बने हुए होते हैं। तो वो आपके कागज के बने हुए वस्त्र ही माने जाते हैं। जैसे नहीं यूज एंड थ्रो वाली स्थिति पर निर्भर होते हैं, न प्रयोग करो और फेंको। तथा शादी ब्याह होते हैं, भोज होता है, अवसर पर कई प्रकार के कागज के नैपकिन का उपयोग किया जाता है। उपयोग करने के पश्चात इनको फेंक दिया जाता है। कागज के वस्त्र को मजबूत बनाने के लिए ये तो कम मजबूत होते हैं, इन्हें यूज करके हम फेंक देते हैं, लेकिन कागज के वस्त्र मजबूत बनाने के लिए लंबे रेशे नायलॉन की परत का भी प्रयोग करते हैं। अगर कागज के वस्त्रों को और अधिक मजबूत बनाना होता है तो कागज में नायलॉन की परत का प्रयोग किया जाता है। इससे सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्र बनाए जाते हैं, जो आपके टेबल कवर है, नैपकिन है, बिछौने हैं, सैनिकों के लिए आपातकालीन वस्त्र होते हैं, वो आपके बिना रेशों द्वारा कागज के ही वस्त्र बनाए जाते हैं।
कई बार कागज की पतली पतली पट्टियां काटकर ऐंठन द्वारा सूत का भी निर्माण किया जाता है, जिसका उपयोग बैग शीट है, कवर है, टोपी है, कालीन है, इनसे इस तरह के वस्त्र बनाए जाते हैं। अब आता है आपका प्लास्टिक फिल्म शीट, यानी तो आपके होगा कागज के द्वारा वस्त्र का निर्माण। अब आता है प्लास्टिक फिल्म शीट। प्लास्टिक फिल्म शीट द्वारा वस्त्र का निर्माण किस तरह से किया जाता है? प्लास्टिक नाम से विदित है, क्या होती है इसमें प्लास्टिक होती है। तो प्लास्टिक फिल्म शीट बनाने के लिए प्लास्टिक अथवा विस्कोस घोल, इससे जो विस्कोस घोल होता है यानी कोलाइडी घोल, एक गाढ़ा घोल होता है, इसको अब तक ये जो नायलॉन रेयन तैयार किया था उसमें तो एक स्पिनिट से गुजारा गया था इसको कोलाइडली घोल को, लेकिन इसमें जो कोलाइडी घोल है, विस्कोस घोल है, इसे स्पिनिट से ना गुजार कर एक शीट का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? एक शीट का निर्माण किया जाता है, यानी एक प्लास्टिक शीट का निर्माण किया जाता है, जो सीधे एक चपटी चौड़ी चादर के रूप में फैलाकर पारदर्शी शीट का निर्माण किया जाता है। आपने देखा हो जो प्लास्टिक की जो शीट होती हैं वो आपकी प्लास्टिक के द्वारा ही बनाई जाती है, तो प्लास्टिक फिल्म शीट द्वारा ही बनाई जाती हैं। इससे कई प्रकार की उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं। एक वस्त्र महीन, वजन में हल्का, पारदर्शी होता है। इसका उपयोग वस्त्रों के निचली सतह पर लगा किया जाता है। तो ये आपकी प्लास्टिक वाले बिना रेशों वाले वस्त्र हो गए। अब आपका पॉलीयूरेथीन फोम। पॉलीयूरेथीन फोम, पॉलीयूरेथीन फोम से वस्त्र किस तरह से बनाए जाते हैं? पॉलीयूरेथीन फोम निर्माण हेतु फोम का घोल हवा में प्रवेश कराया जाता है, इसका आयतन बढ़ जाता है, यानी एक फोम होता है, इसमें हवा को प्रवेश किया जाता है, इसमें आयतन यानी इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसका आकार बढ़ने लगता है, फोम के अंदर हवा प्रवेश करती है। इसका उपयोग एक कच्चे संभाग के रूप में किया जाता है। जो गुदगुदी स्पंजी होती हैं, फोम की चटाइयाँ हैं, फोम के अंदर हवा को रिक्त स्थान है, इनके लिए इसका पॉलीयूरेथीन फोम का प्रयोग किया जाता है। फोम का उपयोग वस्त्र निर्माण में तो नहीं होता है, परंतु वस्त्र के साथ साथ कई सारी जो घर की ज़रूरतों की जो वस्तुएं होती हैं इस पॉलीयूरेथीन फोम के द्वारा बनाई जाती है। इसमें आपके कालीन होते हैं, कालीन के नीचे के पैड हैं, कुशन की भराई, तकियों की जो फोम वाली भराई होती है इस पॉलीयूरेथीन फोम के द्वारा ही तैयार की जाती हैं। इसका उपयोग जो कार है, ट्रक है, इनके निर्माण में भी किया जाता है। इनकी सीट बनती है, इसी पॉलीयूरेथीन फोम की बनाई जाती हैं, जो एक स्पंजी फोम का निर्माण करती हैं। अब आता है आपका टापा वस्त्र। ये टापा क्या होता है? जो टापा वस्त्र बनाए जाते हैं ये आपके सहसूत की पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है। मलबरी जो लीफ होती हैं, सहसूत की पत्तियां होती हैं, उसके द्वारा टापा वस्त्र का निर्माण किया जाता है। टापा वस्त्र का निर्माण सहसूत की वृक्ष की छाल को गलाकर, जो सहसूत की छाल होती है इसको गलाकर कूटकर कई परतों वाला वस्त्र तैयार किया जाता है, उसी को टापा वस्त्र कहा जाता है। इसका उपयोग खासकर प्राकृतिक रंगों में सजावट, वस्त्र देखने में कागज जैसा ही दिखाई देता है। जो टापा वस्त्र होता है ये आपके कागज के वस्त्र जैसा ही दिखाई देता है। जो टापा वस्त्र का उपयोग आज भी जो द्वीपों पर निवास करते हैं, जो टापू पर वो जनजाति रहती हैं, टापा युक्त वस्त्रों का निर्माण करती हैं। आप कहीं बाहर जाते हैं तो उनका वस्त्र है, पहनावे अलग तरीके के होते हैं, तो इन्हीं चीज़ों के वस्त्रों बने हुए वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। अब आता है रेशों द्वारा वस्त्र निर्माण। रेशों के द्वारा वस्त्र का निर्माण किस तरह से होता है? रेशों से किस तरह के वस्त्र बनाए जाते हैं? रेशों का उपयोग वस्त्र निर्माण हेतु कई प्रकार की विधियां होती हैं, जैसे कि नमदा बनाना, फिल्टिंग। रेशों का उपयोग करके जो वस्त्र बनाया जाता है, पहला आपका नमदा बनाना, फिल्टिंग, सुई द्वारा पंच करके जालनुमा वस्त्र बनाना, ब्रांडेड बिना हुआ वस्त्र बनाना, यांत्रिक बॉन्डेड वस्त्र बनाना, लिमिनेटेड वस्त्र बनाना, ये आपके रेशों के उपयोग द्वारा वस्त्र बनाए जाते हैं। अब आता है आपका सूत द्वारा वस्त्र निर्माण। सूत द्वारा जो सूत होता है उसके द्वारा वस्त्र निर्माण किस तरह से किया जाता है? तो जैसे पहला है गूंथना और दूसरा आपका निटिंग। गूंथना क्या होता है, निटिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। तो सूत द्वारा वस्त्र का निर्माण होता है, सूत द्वारा वस्त्र का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूत का उपयोग करके निम्न विधियों द्वारा वस्त्र का निर्माण किया जाता है। जो गूंथना, गूंथना यानी ब्रेंडिंग,
ब्रेडिंग के द्वारा गूंथने के द्वारा जो आपस में धागों को मिलाकर, इसमें क्या होता है, जो धागे होते हैं पतले उनको आपस में मिलाकर गूंथकर वस्त्र बनाए जाते हैं। इसमें 3 या 3 से अधिक धागों का उपयोग किया जाता है। इस विधि में सकरे तथा चपटे वस्त्र निर्मित किए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्लेटिंग। जो गूंथने की प्रक्रिया द्वारा वस्त्र का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, प्लेटिंग। गूंथने की प्रक्रिया द्वारा वस्त्र का निर्माण होता है उसे कहते हैं प्लेटिंग। जो दिखने में काफी मजबूत, लचीले, आकर्षक, अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। धागों को एक दूसरे गूंथ कर इन्हें क्रिस क्रॉस करके, यानी इसको ट्विस्ट के द्वारा इनको गूंथा जाता है तथा विधि से इससे कई प्रकार रिबन है, टेप है, रस्सी है, जो ब्रेडिंग विधि से बनाई जाती हैं। जो आपने रस्सी देखी है, मोटी मोटी जो रस्सियाँ होती हैं वो आपकी इस गूंथने वाली विधि से, ब्रेडिंग विधि से ही बनाई जाती हैं। गूंथनी विधि कहो या इसी ब्रेडिंग विधि कहो। आजकल ब्रेडिंग विधि का प्रयोग मशीनों के द्वारा संपन्न किया जाता है। जो ब्रेडिंग द्वारा जो रस्सी बनाई जाती है ये मशीनों के द्वारा ही तैयार की जाती है। ब्रेडिंग विधि से कई प्रकार के उपयोग सामान, जैसे जूतों की लेस, जो जूते बांधते हैं जो लेस होती हैं वो आपकी ब्रेडिंग विधि से तैयार की जाती हैं। पैराशूट में जो कॉर्ड होता है, मछली पकड़ने के जो जाल होते हैं, बिजली के तारों के जो कवर होते हैं, जो सजावट के सामान होते हैं, आपके ब्रेडिंग विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं, यानी गूंथने की विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब आता है आपका निटिंग। निटिंग क्या होता है, पहले इस निटिंग की डेफिनेशन के बारे में आपको बताते हैं। इस विधि में वस्त्र निर्माण फंदे से फंदा मिलाकर, आपने कभी सिलाइयों से स्वेटर बनाए हैं तो वही आपकी क्रिया क्या कहलाती है, निटिंग कहलाती है। आम भाषा में तो हम बुनाई कहते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया क्या कहा जाता है, निटिंग। इस विधि में वस्त्र निर्माण फंदे से फंदा निकालकर केवल एक ही धागे से, क्या एक ही धागे से सिलाइयों पर फंदे डालकर फंदों से फंदा फंसाकर अगली फंदे निकाले जाते हैं। आपने कभी क्रोशिया का प्रयोग किया था है तो एक ही फंदे से उसको आगे बढ़ाया जाता है, फंदे में फंदा डालकर इस तरह से उसकी आगे की तरफ बुनाई करते जाते हैं, वो आपकी निटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, निटिंग। निटिंग विधि से अनेक प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, जिसका उपयोग घरों में गृहिणियां, जर्सी है, स्वेटर है, मोजे है, टोपी है, ब्लाउज है। तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है, आपकी निटिंग प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। और रस्सी किसके द्वारा बनाई जाती है, आपकी गूंथना ब्रेडिंग विधि के द्वारा। निटिंग विधि के द्वारा स्वेटर है, टोपा है, मोजे हैं, इन निटिंग विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसमें जो फंदे से फंदा निकालकर केवल एक ही धागे से सिलाई पर फंदे डालकर फंदों से फंदा फंसाकर अगली पंक्ति में फंदे निकाले जाते हैं, यानी जो प्रक्रिया होती है की आगे बढ़ती हुई चली जाती है। जिस सिलाइयों से सुई की सहायता से सूत के फंदों को फंसाकर एक श्रृंखला बनाई जाती है, फंदों से सभी दिशाओं में फैलने की क्षमता होती है। वस्त्र में लंबाई के साथ साथ उसमें खिंचाव भी उत्पन्न होता है तथा जैसे जैसे वस्त्र बुनकर तैयार होता है उसकी आकर्षण क्षमता बढ़ती जाती है। निटिंग विधि से बने वस्त्रों में फूलने सुगड़ने की अद्वितीय एवं विलक्षण क्षमता होती है। जैसे कि जब घर में जो माँ होती हैं स्वेटर बनाती हैं तो फंदों के हिसाब से 35-40 इस तरह का फंदा लेती हैं, तो उसमें जो खींचने का जो गुण होता है वो काफ़ी अधिक पाया जाता है। इन वस्त्रों को स्ट्रेचेबल की श्रेणी में आते हैं, इन्हें बड़ा व्यक्ति भी पहन लिया करते हैं। तो इन्हें जो फैलने सिकुड़ने की क्षमता, अद्भुत क्षमता पाई जाती है। इसी कारण पहनने के उपरांत रचना तथा शरीर में उसके अनुरूप ही हमारे शरीर में फिट आने लगते हैं। आजकल नई नई तकनीकों के द्वारा, नई नई आकर्षक मशीनों के द्वारा निटिंग द्वारा बुनाई की जाती है। जो निटिंग होती है, निटिंग का कार्य केवल एक ही धागे से अनेक धागों का प्रयोग करके लूप बनाए जाते हैं। जो निटिंग होता है, निटिंग में एक ही प्रकार के धागे का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, निटिंग में एक ही प्रकार के धागे का प्रयोग किया जाता है। जो निटिंग होती है ये आपकी 2 प्रकार की होती है। पहला है आपका बैक निटिंग या बाना बुनाई, बाल निटिंग या ताना बुनाई, ये इनके नाम है, इन्हीं नामों से इनको याद रखना पड़ेगा। तो जो निटिंग होती है, बैक निटिंग में क्या होता है और बाल निटिंग में क्या होता है, यानी ताना बाना भी आम भाषा में कहते हैं। तो उन्हें बैक निटिंग को बाना कहा जाता है, बाल निटिंग को ताना कहा जाता है। तो पहले हम बताएंगे बैक निटिंग। जो बैक निटिंग होती है, बैक निटिंग में किस तरह का धागा लिया जाता है।
जो वेब निटिंग होती है, इस निटिंग में रचना विधि हाथ की सिलाइयों, किसकी, हाथ से सिलाइयों पर की गई बुनाई की तरह होती है। जो घर में हम सिलाई के द्वारा वस्त्र का निर्माण, स्वेटर का निर्माण करते हैं, वो आपकी वेब बुनाई, बाना बुनाई कहलाती है। इसमें केवल एक ही धागे का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी वेब बुनाई होती है, इसमें एक ही तरह के धागे का प्रयोग किया जाता है तथा इस तरह से आगे बढ़ते हुए इस बाना बुनाई को आगे की तरफ बढ़ाते जाते हैं। जो धागा क्षैतिज दिशा में बुने हुए भाग के आर पार आता जाता है, इस बुनाई में धागा बुनाई विधि भी कहा जाता है। जो बाना बुनाई होती है, इसे वेब निटिंग या फीलिंग निटिंग भी कहा जाता है। जो वेब निटिंग होती है, इसे क्या कहा जाता है, फीलिंग निटिंग भी कहा जाता है। फीलिंग निटिंग। वेब निटिंग हाथ से मशीन दोनों तरह से की जा सकती है। वेब निटिंग प्लेट, सर्पिलाकार, एक वर्तुलाकार भी होती है। वेब निटिंग से बने वस्त्र एक तरफ से चिकनी सादी बुनाई की तरह दिखाई देती हैं। अब आता है आपका वार्म निटिंग। वार्म निटिंग यानी ताना बुनाई। जो ताना बुनाई होती है, ताना बुनाई में किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। ताना बुनाई, जो ताना बुनाई होती है, ये आपकी वेब निटिंग से अच्छी मानी जाती है आपकी वार्म निटिंग। इसमें एक धागे का प्रयोग ना करके कई प्रकार के धागों का प्रयोग हम कर सकते हैं। जो वार्म निटिंग होता है, ये अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें फंदे, जब वस्त्र का निर्माण किया जाता है, इसमें फंदे नहीं खुलते हैं। इसमें केवल एक ही विधि, फ्लैट विधि से वस्त्र बनाए जाते हैं। इसमें एक चौरस कपड़ा होता है। वार्म निटिंग मशीन में प्रत्येक फंदे के लिए अलग अलग धागे का प्रयोग किया जाता है तथा जो बुनाई होती है, सीधे रूप से चलकर इसके फंदे आपस में नहीं खुलते हैं। आपने देखा है क्रोशिया से आप बुनाई करते हैं तो एक धागे की तो खुलता ही चला जाता है। स्वेटर आप बुनते हैं तो खुलता ही चला जाता है, लेकिन जो वार्म निटिंग होता है, इसमें धागे नहीं खुलते हैं। इसमें साथ ही लूप का तैयार करके साथ इसमें फंदा डाल दिया जाता है। इस तरह से जो वार्म निटिंग होती है, ताना बुनाई चलती जाती है। अब आता है वार्म निटिंग के प्रकार। जो वार्म निटिंग होती है, कितने प्रकार की होती है, वो उसकी रचना के आधार पर इसे रेसेल, क्या है आपका पहला प्रकार, रेसेल है, मिलेनीज है, ट्राइकोट है, जो आपकी वार्म निटिंग के प्रकार होते हैं। जो मिलेनीज होते हैं, उच्च कोटि के वस्त्र इसी से तैयार किए जाते हैं, वो आपकी वार्म निटिंग की श्रेणी में आती है। जो रेसेल होता है, रेसेल के द्वारा जालीदार रचना के नमूने, मछली फंसाने के जाल, गलीचे, लॉन्ड्री बैग, थर्मल कंबल, वो आपके वार्म निटिंग की रेसेल के द्वारा बनाए जाते हैं। जो मिलेनीज होता है, उच्च कोटि की मजबूत वस्त्र मिलेनीज के द्वारा तैयार किए जाते हैं। जो ट्राइकोट होता है, फर्जे से वस्त्र, क्लैंड है, चेकार्ड है, डोंग है, टक है, आदि के वस्त्र इस ट्राइकोट के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब आता है बुनाई के टाँके। जो बुनाई के टाँके होते हैं, बुनाई के टाँके किस तरह के होते हैं, जो निटिंग में फंदे होते हैं, फंदे में फंदे फंसाकर वस्त्र का निर्माण करते हैं। तो निटिंग करते समय धागों की दिशा, बुनाई, रचना, सिलाई की आकार एवं आकृति पर निर्भर करता है। तो इसमें आपके उल्टा टाँका भी दिया जाता है, सीधा टाँका भी दिया जाता है, टका टाँका भी दिया जाता है और मिस टाँका भी दिया जाता है। इस तरह से बुनाई के टाँकों पर टाँका डालकर एक वस्त्र का निर्माण किया जाता है। अब आता है लेस के प्रकार। लेस क्या होती है, आपने जो दुपट्टे देखे होंगे, उनकी किनारी पर लगाने के लिए लेस का प्रयोग किया जाता है। इससे जो कपड़े होते हैं, देखने में काफ़ी सुंदर, चमकीले तथा अच्छे दिखाई देते हैं, जिसे हम किसी भी शादी पार्टी फंक्शन में पहन सकते हैं। तो जो लेस होती है, वो भी आपकी कई तरह की होती हैं। क्रोशिया या क्रोचेट लेस, नोवेल्टी लेस, सुई से निर्मित लेस, शटल या टेटिंग लेस, कोबिन या पिलू लेस। इन लेस के द्वारा ही वस्त्र की रचना एवं आकृति में काफ़ी अंतर आने लगता है। जो लेस होती है, इनका उपयोग किया जाता है वस्त्र के बीच में लगाने वाली लेस। जो लेस भी आपकी कई तरह की होती हैं। कुछ लेस ऐसी होती हैं वस्त्र के बीच में लगाई जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं दोनों सिरे पर डिजाइन युक्त लेस लगाई जाती हैं। किनारी पर लगाने वाली लेस होती हैं, बूटे हैं, संपूर्ण वस्त्र लगाने वाली लेस और बीडिंग या रिबन डालकर लेस। जो आपकी लेस होती हैं, जो वस्त्रों की किनारी पर लाई जाती है, कोई लेस वस्त्रों के बीच में ही डाली जाती हैं।
तो ये आपकी वस्त्र निर्माण में बिना रेशों वाले वस्त्र, रेशों द्वारा वस्त्र निर्माण और सूत द्वारा वस्त्र निर्माण। आपका जो सूत द्वारा वस्त्र निर्माण में निटिंग है, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस तरह से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है।